हेलो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये IBCIO एग्जीक्यूटिव 2025 के बारे में है। ये फ़िलहाल मैं तो इंग्लिश में रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन अगर बंगाल से बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा संख्या में हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो मुझे। अगर ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा हुआ तो मैं बंगाली में भी ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड ज़रूर करूँगा, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं बंगाली चैनल चलाता हूँ। तो इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत से लोग मुझे पहले भी बोल चुके हैं, और रिसेंट कुछ महीने में भी जब से ये खबर में आया था कि शायद बहुत जल्दी IBCIO का नोटिफिकेशन निकलेगा, तो तब से बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट किए हैं मुझे पर्सनली भी। तो बंगाली में भी मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ये वीडियो फ़िलहाल इंग्लिश में होगा। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूँगा कि 2020 में जो वैकेंसी निकला था, जिसका एग्ज़ाम 2020 नोटिफिकेशन निकला था 2020 का दिसंबर में, और टायर 1 या CBT जिसको कहते हैं हम, तो वो हुआ था 2021 का फरवरी 18 टू 20 फरवरी। और उसका रिटन एग्ज़ाम जो डिस्क्रिप्टिव है वो शायद 2021 का मई जून करके कुछ हुआ था, लगभग 4 साल पहले। और इंटरव्यू बहुत डिलेड हुआ था, क्यों ये पता नहीं ठीक से, लेकिन DV और इंटरव्यू एक साथ होने वाला था। लेकिन DV पहले हुआ था 2021 का जो दिसंबर या नवंबर में हुआ था DV, और इंटरव्यू और साइकोमेट्रिक टेस्ट एक साथ हुआ था 2022 का मार्च के एकदम स्टार्टिंग में। अब साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे हमारे जो 2020 का वैकेंसी था, उस बार ये साइकोमेट्रिक टेस्ट पहली बार ऐड हुआ था। उसके पहले ये नहीं होता था। साइकोमेट्रिक टेस्ट या जो भी कुछ नया ऐड हुआ था उसके इवन आफ्टर द ज्वाइनिंग के रिज़ल्ट के तुरंत बाद और ज्वाइनिंग के पहले भी कुछ फॉर्मेलिटीज़, कुछ चीज़ें अलग हुआ था हमारे बार। तो उसके बारे में मैं एक एक करके बताऊंगा, और ये वीडियो पूरे एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए, क्योंकि लेकिन आपको अदरवाइज़ अच्छे से समझ नहीं आएगा कि क्या क्या है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। और मुझे सिलेक्शन मिला था, फाइनल सिलेक्शन मिला था 2020 के जो नोटिफिकेशन थी वैकेंसी, और पहले ही लिस्ट में मेरा नाम आया था। जो 2 ट्रेनिंग सेंटर्स है, DRTC शिवपुरी और DRTC जोधपुर, उसमें ये तो IB तो फ़िलहाल कोई रैंक, कट ऑफ मार्क्स, कुछ भी पर्सनल इंडिविजुअल मार्क्स कुछ भी, यहाँ तक कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का नाम भी नहीं पब्लिश करता। सब कुछ बिल्कुल छुपा हुआ रहता है। और एडवाइस भी करता है अपने कैंडिडेट्स को कि जो अपना रोल नंबर, एडमिट, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है वो बिल्कुल भी पब्लिश ना करे। तो किसी को पता नहीं चलता कि किसका कौन सा रैंक आया है, कितना मार्क्स आया है, कुछ भी पता नहीं चलता। और RTI कर के भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको कि क्यों RTI के दायरे से बहुत सारे ऑफिसेस बाहर है। उसमें से IB भी है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है। जो कुछ भी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हैं, तो उस सभी को पहले से ही RTI के दायरे से बाहर रखा हुआ है। तो IB भी उन्हीं में आता है। तो ये RTI करके भी पता नहीं चलेगा। तो मेरा बिल्कुल पहले में ही नाम आया था, DRTC शिवपुरी अलर्ट हुआ था, और इंटरव्यू मेरा एग्जाम्पलरी गया था। इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू का मार्क्स और वेटेज सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जॉब मिलने का और ना मिलने का जो फैसला है वो इंटरव्यू में ही ज़्यादातर होता है। और पहले 2 स्टेजेस बस आखिर में इफ़ेक्टिवली एक क्वालिफाइंग स्टेज की तरह ही रह जाता है। ये सदियों से ऐसा ही चलते आ रहा है। और चाहे SSC, RRB या जितने भी नॉन गेजेटेड ग्रुप C रिक्रूटमेंट्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनमें इंटरव्यू अब ना रहा हो, और एग्ज़ाम प्रोसेस फास्ट करने के लिए या फिर करप्शन की जितने भी कंप्लेंट्स आते थे तो उनको कम करने के लिए इंटरव्यू हटा दिया गया हो। यहाँ तक कि डिस्क्रिप्टिव भी अब हटा दिया गया है 2022 से। लेकिन आप एकदम निश्चित रहिए कि
100% निश्चित रहिए कि ये जो आईबी का एग्ज़ाम है, इनमें इंटरव्यू तो क्या, डिस्क्रिप्टिव भी हमेशा से थी और हमेशा रहेगा भी। और वो भी क्यों, वो भी आपको आगे इस वीडियो के दौरान पता चलेगा। मैं पूरी कोशिश रहेगा मेरा आपको बताने का और समझाने का। तो मेरा शायद बहुत ही पहले ही रैंक सिंगल डिजिट में भी आने का बहुत ज़्यादा चांसेस थी। तो मेरा डीआरटीसी शिवपुरी अलर्ट हुआ था और पहली ही लिस्ट में थी। तो मैं इस वीडियो के दौरान कुछ भी ऐसा, बहुत ऑब्वियस बात है कि जो कुछ भी बताऊंगा वो सारे कुछ चीज़ें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, नॉन सेंसिटिव और नॉन क्लासिफाइड है और किसी भी तरीके से हमारे नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए नहीं हैं। बस वही मैं बताऊंगा। एटलीस्ट हम जब एस्पिरेंट्स थे तब तो हमें पब्लिक डोमेन से ही मिला था। ऐसा इन्फॉर्मेशन सी मैं बताऊंगा जो कि बहुत ही बेसिक है, बहुत ही जानना ज़रूरी है और किसी भी तरीके से हमारे नेशनल सिक्योरिटी को ठोस नहीं पहुंचाएगा, कुछ भी उसका हानि नहीं करेगा। ऐसा ये हमारा बेसिक फ़र्ज़ बनता है। तो मैं भी बस वही बताऊंगा। तो डीआरटीसी शिवपुरी में भी मैं कुछ ही दिन रह चुका हूँ ट्रेनिंग के दौरान, 2-3 या 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं रह चुका हूँ और मेरे साथ और भी 3-4 लोग ट्रेनिंग से नॉन विलिंगनेस में सबमिट करके वापस आ चुके थे किसी दूसरी एग्ज़ाम में ज्वाइन करने के लिए या तैयारी करने के लिए। और मैं भी वो किया था, कि क्यों किया था वो भी थोड़ा बहुत बताऊंगा और आपको भी वो जानना चाहिए ताकि आप भी बहुत अच्छे से ये फ़ैसला ले सके कि आपको इसका तैयारी करना है भी कि भी नहीं। क्योंकि मेरा तो 50-60 हज़ार से भी ज़्यादा पैसा लग चुका था इस एग्ज़ाम के तैयारी करने में, ज्वाइन करने में। और उससे भी ज़्यादा कीमती जो महंगा पड़ा वो था वो जो 1.5 साल से भी ज़्यादा समय मैं सिर्फ इसी में बिताया। और कोविड के दौरान ये एग्ज़ाम प्रोसेस बहुत डिलेड हुआ, जो कि ज़्यादातर नहीं होता, फ़िलहाल नहीं होता, लेकिन उस बार हुआ था, बहुत ही डिले हुआ था, लगभग 1 साल तो ज़्यादा चला था रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो मेरा 1.5 साल से भी ज़्यादा वक्त बर्बाद हो चुका। तो ये गलती आप ना करें। इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए ये जॉब कितना सूटेबल है, आपके प्रायोरिटीज़ में कितने अच्छे से आता है और आपको किस किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए और कितना प्रायोरिटी अहम भूमिका इसको देना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि ये जॉब एक फील्ड जॉब है, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। क्योंकि आपको पता होगा कि आईबी में एमटीएस भी लिया जाता है, सिक्योरिटी असिस्टेंट, या बहुत से पोस्ट में रिक्रूटमेंट होता है। यहाँ तक कि यूपीएससी भी रिक्रूटमेंट करता है, डीसीआईओ टेक, डीसीआईओ एग्जीक्यूटिव, एसीआईओ टेक का भी शायद, जितना दूर मुझे याद है, एसीआईओ ग्रेड 1 का भी यूपीएससी कॉन्डक्ट करता है। मोस्ट प्रोबेबली एसीआईओ 1 एग्जीक्यूटिव कैडर का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता, लेकिन टेक का होता है। अब यहाँ पर 3 या 4 अलग अलग ये आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो सेक्शंस है, एक है इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन जो कि मिनिस्ट्रियल कैडर में आता है, उसका रिक्रूटमेंट एसएससी से होता है, एमटीएस से होता है, और एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये मालूम होगा कि एसएससी सीजीएल के दौरान उसमें लिया जाता है। वो भी 4600 जीपी सेम लेवल का है, एसीआईओ 2 एग्जीक्यूटिव की तरह ही। ये सब मिनिस्टरियल जॉब है, ये सब डेस्क जॉब है, ये सब ऑफिस जॉब है। लेकिन ये जो आईबी लेता है अलग से, एमईचे कॉन्डक्ट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इस बार तो फिलहाल एग्ज़ाम कॉन्डक्ट करने एजेंसी टीसीएस को दिया गया है, लेकिन ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कॉन्डक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इस एग्ज़ाम का पैटर्न इसीलिए अलग है और इसीलिए इसको अलग से लिया जाता है, ताकि ये जो एग्जीक्यूटिव कैडर है ये टेक्निकल कैडर से भी अलग है। टेक्निकल कैडर का भी रिक्रूटमेंट एमएचए ही कॉन्डक्ट करता है, लेकिन उसमें गेट स्कोर का अहम भूमिका होता है। गेट स्कोर के दौरान उसको एलिजिबिलिटी दिया जाता है सीबीटी में अपीयर करने का। सब्जेक्ट टेस्ट भी होता है, जितना दूर मुझे याद आ रहा है, लेकिन उसका भी इंटरव्यू होता है, ज़रूर होता है, लेकिन जितना दूर मुझे याद है कि उसका कोई डिस्क्रिप्टिव पोर्शंस नहीं होता और वो लगेगा भी नहीं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रहने का जो इम्पोर्टेंस है वो एग्जीक्यूटिव कैडर में ही है। सो ये उन सब से अलग है। ये एग्जीक्यूटिव कैडर प्योरली फील्ड जॉब है और ये ऑफिस जॉब नहीं है। तो आपको पहले सर्विस के दौरान पहले कुछ साल ज़रूर, यही बहुत लाइकली है कि आपको दूसरे स्टेट्स में सर्व करना पड़ेगा
और इसमें हार्ड पोस्टिंग भी होता है, मैंडेटरी हार्ड पोस्टिंग भी होता है 2-3 साल के लिए, लगभग 3 साल तो आप मान के ही चलिए। और हार्ड पोस्टिंग में आता है जो कि बहुत ही सेंसिटिव एरियाज़ है, बहुत ही रिमोट पोस्टिंग्स है। आप फॉर एग्जांपल ले सकते हो जैसे कि जम्मू कश्मीर, जो रेड कॉरिडोर एरिया है सेंट्रल और ईस्ट इंडिया का, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का दांतेवाड़ा, बस्तर डिस्ट्रिक्ट, ये सब रीजियंस, मध्य प्रदेश का थोड़ा रीजियन, झारखंड का थोड़ा रीजियन, और नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन आता है, सिक्किम को छोड़कर लगभग सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, 7 सिस्टर्स जो कहलाता है, वो ये हार्ड पोस्टिंग में काउंट किया जाता है। और हार्ड पोस्टिंग में भी एक सिटी की तरह अच्छा खासा सैलरी मिलता है। ये जॉब सैलरी के मामले से तो बहुत ही आगे है, क्योंकि बेसिक पे भला ही 44,900 लगभग 45,000 है, लेकिन इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलता है जो कि आपको नोटिफिकेशन में भी बताया जाता है। जैसे कि आप 20% तो बेसिक का सोशल सिक्योरिटी अलाउंस आपको अलग से मिलेगा, HRA 30% एक सिटी के लिए, उसके ऊपर भी DA 55%, और उसके ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस जो भी है उसके ऊपर भी 20% ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपको देता है, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, जो नोटिफिकेशन में भी लिखा है बहुत अच्छे तरीके से, तो वो भी मिलता है। और हार्ड पोस्टिंग में बहुत सारे अलग से अलाउंसेस, लाइक जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा नीड होगा उस सब रिमोट एरिया में रहने के लिए, 10 लीटर पेट्रोल, 20 लीटर्स डीजल, ऐसा कुछ, न्यूज़पेपर अलाउंस, इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, ये सब कुछ छोटे मोटे कंपोनेंट्स ऐड अप होते हैं उसमें। तो सैलरी के मामले से तो ये बहुत जॉब बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही क्या बोलूँ, अट्रैक्टिव होगा ज़्यादातर एक्सपीरियंस के लिए। और जो भी लोग को एक अच्छा खासा सैलरी चाहिए गवर्नमेंट जॉब से ही, उनके लिए ये जॉब बहुत ही अच्छा होगा। स्पेशली जो लास्ट बजट में हमको मिडिल क्लास को अप टू 12 लाख ऑफ इनकम ग्रॉस सैलरी एनुअली, जो टैक्स में राहत मिला है, उसके बाद इसका नेट इन हैंड बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आप मान के चलिए, मुझे देखने को मिला था ट्रेनिंग सेंटर में एक बंदे का जनवरी 2021 का पे स्लिप दिल्ली पोस्टेड, दिल्ली एयरपोर्ट में, तो उसका 95,000 ग्रॉस था। ये मैं 2021 जनवरी या 2021 की बात कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि आप वो 1 लाख से बहुत ऊपर बढ़ चुका होगा एक सिटी के लिए और हार्ड पोस्टिंग के लिए भी। लेकिन YZ में थोड़ा कम हो सकता है, इसलिए आप लगभग मान के चलिए कि 1 लाख के आसपास ही आपका ग्रॉस सैलरी बनने वाला है। और इसका पोस्टिंग भले ही कुछ हार्ड एरिया में आपको सर्व करना पड़े, इसका पोस्टिंग इमिग्रेशन विंग जो एयरपोर्ट में रहता है, जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, इमिग्रेशन विंग का जो ऑफिशियल जॉब है वो IB एग्जीक्यूटिव करता है। उसके दौरान आपको ज़्यादा कुछ ट्रेनिंग नहीं ज़रूरत होगा, लेकिन जो इसका असल जॉब है, इसका जो मेन जॉब है, मेन टास्क है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। क्योंकि हमारे जो बैच था 2022 में, हमको ज्वाइन जून में दिया गया था फास्ट लिस्ट से, तो उसमें 15-16 ऐसे लोग थे जो कि उसके पिछले रिक्रूटमेंट प्रोसेस से 2-3 साल पहले ही रिक्रूट हो चुके थे, और उन लोगों को ट्रेनिंग नहीं दिया गया था, प्रॉपर ट्रेनिंग। उनका ट्रेनिंग हमारे साथ हुआ था, उनको बस लगभग 1 महीने के लिए इमिग्रेशन का जो ट्रेनिंग है, जो कुछ ऐसा बहुत बड़ा कुछ नहीं है, तो वो देकर उनको एयरपोर्ट में पोस्टिंग दिया गया था। तो वो थोड़ा हेक्टिक, उसका तो पोस्टिंग बड़े शहर में ही होता है जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन उसका लिए आपको लगभग हफ्ते में 2-3 दिन नाइट ड्यूटी करना पड़ता है ज़्यादातर। और इस जॉब का बहुत ही क्रेज़ है बंगाल के बाहर, लेकिन बंगाल में फ़िलहाल अभी तो जॉब क्राइसिस बहुत ही चल रहा है, गवर्नमेंट जॉब का कोई रिक्रूटमेंट ज़्यादा हो नहीं रहा, इसलिए अब बंगाल में भी इसका ज़्यादा हाइप बढ़ चुका है, क्योंकि बहुत से लोग सेंट्रल जॉब के तरफ फोर्स्ड हो चुके हैं बहुत पहले से ही। तो उन लोगों के लिए, उनमें से बहुत से लोगों को ये जॉब बहुत अच्छा लगता है, बहुत हाइप्ड है, बहुत लेकिन आपको ये कुछ चीज़ें पहले से ही बहुत क्लियर कर देना होगा अपने आप को कि ये जॉब वो सिंघम टाइप का जॉब नहीं है। आप मान के चलिए ACIO 2 का जो रैंक है वो स्टेट पुलिस का, यूनिफॉर्म पुलिस का इंस्पेक्टर रैंक के बराबर है, पैरेलल है।
इक्विवेलेंट है। लेकिन फिर भी आपको जॉब के दौरान ये महसूस हो सकता है कि एक जो पुलिस का स्टेट पुलिस का कांस्टेबल है उसका भी शायद आपसे ज़्यादा रॉ पावर हो, क्योंकि ये जॉब वो स्टेटस दिखाने वाला, शो ऑफ करने वाला, सिंघम वाला जॉब बिल्कुल नहीं है। और आपको इंटरव्यू या किसी भी स्टेज में वैसा कुछ भी नहीं दिखाना है, कुछ भी नहीं सोचना है। ये जॉब ऐसा नहीं है। अगर आपको ज़्यादा शो ऑफ करना है, ज़्यादा जो कि आपको सीजीएल का, एसएससी सीजीएल का भी बहुत से पोस्ट आपको ऑफर करता है ज़रूर, शायद सिंघम टाइप का, जो आपको इंस्टा रील में, यूट्यूब रील्स में देखकर पता चलेगा शॉर्ट्स में कि इंस्पेक्टर रैंक का जितने भी पोस्ट्स हैं, सब इंस्पेक्टर रैंक्स का है उसमें शायद है, या फिर स्टेट पुलिस में है, यूनिफॉर्म में है, वो सब यहाँ नहीं मिलेगा। ये बहुत ही सीक्रेटिव एक क्लासिफाइड जॉब है। और इसमें आप में से अगर कोई भी ऐसे है कि जो होम सिक है या फिर अपने कंफर्ट जोन के बाहर अपने जो डाइट है वगैरह है, लाइफस्टाइल है एक प्रॉपर, उसके बाहर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, या फिर जो कि बहुत ही ज़्यादा लेजिटिमेट एक एंगल है कि अगर इकलौते बेटे या बेटी हो आप में से कोई भी अपने माता पिता का, तो उनका ख्याल रखने के लिए बहुत ज़्यादा बाहर रहना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये जॉब को ज़्यादा एस्पायर ना करना ही शायद सही रहेगा। एक बैकअप ऑप्शन की तरह आप रख सकते हैं। हालांकि इस जॉब में एट्रिशन रेट बहुत ही हाई है, और उसके कारण भी ये है कि इसका जो प्रिपरेशन वो बहुत से एग्ज़ाम से बहुत मिलता जुलता है, और उसके इन बिटवीन कुछ है, और बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। ये शायद ही इंडिया का सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है। टफेस्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा कठिन मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं अनप्रेडिक्टेबल बोल रहा हूँ, जिसके बारे में आप पहले से कुछ बता या सोच नहीं सकते, क्योंकि इस एग्ज़ाम में हर साल हर बार बहुत से नए सरप्राइजिंग एलिमेंट रहता है जो इम्प्रॉम्प्टू रहता है, तो उसके बारे में आप पहले से नहीं सोच सकते। तो आप चाहे यूपीएससी, आईएएस या किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, तो आपको पहले से एक अंदाज़ा मिलता है कि आपका कंपटीशन कितना ज़्यादा है, कितना क्या कुछ पीवाईक्यूज़ है कि किस पैटर्न के तैयारी करना पड़ता है, गाइडेंस वगैरह कुछ। लेकिन इस एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, यहाँ तक कि हमारे बार तो बहुत ज़्यादा ही बन चुका था। हालांकि फ़िलहाल इस बार इसमें लगभग 4000 के करीब वैकेंसी आया है, जो कि एक शायद नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन ये ऑलमोस्ट पूरे हिस्ट्री में, हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है आईबी के हिस्ट्री में। इसका कारण भी बहुत ज़्यादा अभ्यास है, क्योंकि इसके पहले जो सरकार में थे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़, वो तो राइट विंग ज़्यादातर नहीं थे, सेंट्रिस्ट लिबरल ऐसा कुछ थे। तो ये आईबी, मिलिट्री, ये जितने भी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ एजेंसीज है, ये थोड़ा राइट विंग इंस्टीट्यूशन में आते हैं, और राइट विंग जितने भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है उनका एम्फेसिस रहता है ज़्यादातर इनको बरवा देना। और इसके पहले वाले सरकार की ये एक घोषित नीति थे कि पार्लियामेंट में भी और ऑफिशियली हर डॉक्यूमेंट्स में भी, कि वो खुद ही कह चुके थे कि वो ज़्यादा इतना बॉर्डर या सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपेंडिचर करना, इसमें बहुत ज़्यादा फंड्स एलोकेट करना, इसमें उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। उनका ज़्यादा ध्यान रहता था पॉवर्टी एलिविएशन जैसा कुछ देश के अलग सारे स्कीम्स में, प्रोजेक्ट्स में विनियोग करना, निवेश करना। तो लेकिन अब जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक घोषित राइट विंग पार्टी है, तो उसका तो ये बहुत ऑब्वियस बात है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के से जुड़े हुए जितने भी एजेंसीज हैं उनको बढ़वा देना पड़ेगा उन लोगों को, तो वो एम्फेसिस देते हैं बहुत। तो इसलिए वैकेंसीज, जॉब ओपनिंग्स ये थोड़ा सा ज़रूर इंक्रीज़ किया हुआ है। अब उसके हमारे से पहले जो जितने भी वैकेंसीज थे वो एवरेज 1000 के आसपास घूमता फिरता था हर बार, 700 कहीं 1200 1300। लेकिन हमारे बार जो वैकेंसीज थे वो उस टाइम पे एक रिकॉर्ड था, 2000 वैकेंसीज थे। और हमको ये जानने में मिला था, सुनने में मिला था कि जितने भी नए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स फ्रेशर्स के लिए बन रहा था वो सब अंडर कंस्ट्रक्शन थे तभी भी।
2022 तक तो अंडर कंस्ट्रक्शन थे, चालू नहीं हुआ था। वो जो ट्रेडिशनल फ्रेशर्स के ट्रेनिंग सेंटर्स है, डीआरटीसी शिवपुरी और डीआरटीसी जोधपुर, यही दोनों थे और यही दोनों में हम सबको ये मिला था, ज्वाइनिंग ट्रेनिंग अलॉट हुआ था। और इस जॉब में बहुत ही इसलिए एट्रिशन रेट है बहुत ही हाई। बहुत से लोग यूपीएससी निकाल लेते हैं, स्टेट सिविल सर्विस निकाल लेते हैं, एसएससी सीजीएल निकाल लेते हैं और वो ये ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं। इसलिए वो लोग वेटिंग लिस्ट भी मेंटेन करते हैं 2-3 साल तक। इसका वेटिंग लिस्ट से भी कॉल आता है बहुत सारे कैंडिडेट्स को। और ये मत सोचिएगा कि वो दोनों ही सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर्स थे, हालांकि ट्रेनिंग सेंटर्स तो बहुत से थे, यहाँ तक कि आपको जो कैपिटल सिटीज़ में जहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा आप लोगों का, तो उनमें से ज़्यादातर जगह भी ट्रेनिंग सेंटर्स ही थे, रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स। लेकिन वो सब ट्रेनिंग सेंटर्स फ्रेशर्स के लिए नहीं थे। जो इन सर्विस है उनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग या फॉरेन पोस्टिंग ट्रेनिंग ऐसा कुछ स्पेशलाइज ट्रेनिंग दिया जाता था। लेकिन फ्रेशर्स के लिए जो बेसिक ट्रेनिंग है, जो इंडक्शन ट्रेनिंग है, वो सिर्फ दोनों ही सेंटर्स थे। लेकिन अब शायद बढ़ चुका होगा, वो किसी को मालूम नहीं, क्योंकि वो तभी मालूम चलेगा, पता चलेगा अगर जब लोगों को अलॉट होगा एक से बढ़कर एक इंस्टीट्यूट्स। लेकिन 3,000 से भी ज़्यादा, 3,500 से भी ज़्यादा वैकेंसी इस बार आया है। टेंटेटिव 3700 मतलब 3700 के आसपास, उससे भी ज़्यादा वैकेंसीज आया है। तो ये बात गेस करना बहुत ही सही रहेगा कि इस बार शायद ट्रेनिंग सेंटर्स बहुत से फैसिलिटीज़ बढ़ चुका है। तो मुझे पता नहीं उसके बाद जो 2022 या 23 के बाद जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें क्या हुआ था, क्या कुछ नहीं हुआ था, ये सब मुझे मालूम नहीं, मुझे जानकारी नहीं था उस टाइम। लेकिन हमारे बार 2022 तक, 2020 का जो रिक्रूटमेंट था प्रोसेस, उस तक जो भी कुछ भी हुआ था, मैं जितना बता सकता हूँ उतना ज़रूर बताऊँगा। तो आप में से अगर कोई ऐसा हो कि किसी को स्टेट पुलिस या किसी और जगह नौकरी ट्रेनिंग करने का जो मौका वो मिल चुका है और आप देख चुके हो, तो आप इस बारे में एश्योर्ड रहिए कि स्टेट पुलिस बैरक जो होता है या फिर आर्म्ड फोर्सेस की जो बैरक होता है, उससे थोड़ा सा बेहतर ही यहाँ पर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, लावासना या फिर सिविल सर्विस के जो आईएएस का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, उनसे थोड़ा कम ही है स्टेटस, बहुत ही। लेकिन आर्मी या पुलिस बैरक से तो बहुत बेहतर ही है। ये बात बहुत ही हमारे बाद जो 2020 का रिक्रूटमेंट था, उस बार बहुत ही पिक्यूलियर हुआ था कि जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे वहाँ पर फैसिलिटी 100 से ज़्यादा 120 ही थे। लेकिन मिनिस्ट्री ने फोर्स करके वहाँ पे 200 लोगों को भेज दिया था किसी भी तरीके से। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत बढ़ गया था सभी लोगों की, ट्रेनिंग सेंटर्स की, उनके अथॉरिटीज़ की और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स की। क्योंकि जितने भी टाइम अलॉटेड थे ज़्यादा खाने के लिए या दूसरे काम करने के लिए, वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, वो टाइम से नहीं हो पा रहा था क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आ चुके थे एक साथ। और जो ट्रेनिंग शेड्यूल्स है सुबह 6 से लेकर शाम को 6 बजे तक, वो भी बढ़ चुका था, बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था, बहुत ही ज़्यादा फिज़िकली एंड्यूरिंग बन चुका था। तो मैं कि कोई भी नहीं आपको बता सकता कि आपके बार क्या होगा, क्या कुछ होने वाला है, किसी को पहले से पता नहीं चलेगा। तो आप बैकअप ऑप्शंस भी बहुत रखिए और इसका प्रिपरेशन करने के लिए भी बैकअप ऑप्शंस ही रहना चाहिए पहले से, क्योंकि इसका जो प्रिपरेशन है उसमें टायर 1 के लिए कुछ भी खास प्रिपरेशन लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आपको पता ही नहीं कैसा क्वेश्चन आपके बार आने वाले हैं। क्योंकि हमारे पिछले बार जो आया था उसमें मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा एवरेज से क्वेश्चन आया था, चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा। इस अब क्वेश्चन पैटर्न तो सेम है, 100 में से शायद 40 नंबर जीएस के है, जीएस के वेटेज ज़्यादा है और उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो कि अच्छे खासे क्वालिटी के हैं वो आते हैं। लेकिन हमारे बार जो मैथ्स और जीआई के लेवल था वो बहुत ही इजी लेवल का था, वो आप मान के चलिए कि एमटीएस लेवल का था। लेकिन जीएस का जो क्वेश्चंस था वो बहुत ही ऊपर लेवल गया था पिछले बार के कंपैरिजन में। इसका टायर 1 के प्रिपरेशन के लिए कुछ भी खास प्रिपेयर करना नहीं पड़ता अलग से। आपको अगर स्टेट सिविल सर्विस या एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन है तो आप वही लेकर चलिए।
थोड़ा सा इम्प्रॉम्प्टू चीज़ें, सरप्राइजिंग एलिमेंट के लिए तैयार रहिए। अपना दिमाग ठंडा रखकर टायर 1 दीजिए और उसका कुछ ही दिन में आपको आंसर की मिल जाएगा, एसएससी की तरह, आरआरबी की तरह। तो आप अगर उसमें देखें कि आपका अच्छा खासा स्कोर आ रहा है, आप सेफ जोन में हो या फिर सेफ के आसपास हो, तो आप ज़रूर टायर 2 की तैयारी करिए। उसके लिए भी आपको पूरा दिन उसमें बिताने की ज़रूरत नहीं होगा। दिन में 1 या 1.5 घंटे रोज़ अगर आप टायर 2 के लिए अलग से प्रिपेयर की करें, डिस्क्रिप्टिव है जिसमें 400 लगभग वाट्स के एसे है ACIO कैडर में। एक प्रेसी दिया जाएगा और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, 50 नंबर्स के है, और 100 नंबर के पहले टायर 1 ऑब्जेक्टिव CBT बेस्ड है और पेन ऑन पेपर मोड में डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है, जो कि टायर 1 के कुछ महीने बाद होगा लगभग। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए जो टायर 2 है उसके लिए आपको खास प्रिपरेशन लेना पड़ेगा थोड़ा सा। वो हर रोज़ 1-1.5 घंटे काफ़ी रहता है ज़्यादातर लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 2 घंटे या 2.5 घंटे लग जाए। उसके लिए आपको जो एसेस है वो पहले की पैटर्न की एसएससी की एसेस, जो एसेस आते थे उससे थोड़ा डिफरेंट है। पहली बात तो यह है कि एसएससी में जो एसेस आते थे वो 150 या 200 वाट्स के होते थे, लेकिन यहाँ पर 400 वाट दिया जाएगा और उसका जो सब्जेक्ट मैटर्स है वो एसएससी से मिलता जुलता ज़्यादा नहीं होगा। वो थोड़ा सा यूपीएससी का मिलता जुलता रहेगा। थोड़ा सा मान के चलिए यूपीएससी को जो इंटरनल सिक्योरिटी एथिक्स या फिर जो जितने भी GS1 का मेंस के पेपर्स है, इंडियन सोसाइटी कल्चर, ऐसा कुछ आएगा। तो उनसे मिलता जुलता होगा। आपको PIQ देखेंगे तो अच्छे से पता चल जाएगा। और हमारे बार जो हुआ था उसमें एसेस भी थोड़ा टफ थे और 4 की जगह शायद 6 ऑप्शंस दिए गए थे एसेस में, मुझे ठीक से याद नहीं, या फिर 3 की जगह 4 दिए गए थे। लेकिन थोड़ा टफ थे टॉपिक्स। और प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का था पिछले सभी बार के तुलना में, हमको जितना दूर मालूम है। तो प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही, जो प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों ही बहुत ज़्यादा डेटाबेस था, जो कि खासकर कि प्रेसी में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट माना जाता है, क्योंकि डेटाबेस प्रेसी को 1/3 में कॉम्प्रेस करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो कोविड से मिलता जुलता बहुत आंकड़े दिए गए थे उसमें, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट थे। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन मेमोराइज और रोट मेमोराइजेशन या क्रैमिंग, ये सब जो रट्टाफिकेशन कहते हैं, तो वो सब करने का सोचना भी मत, क्योंकि वो करने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। जितना SSC CGL में मिलता था उससे भी बहुत कम ही मिलेगा शायद आपको। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर तरीके से डिस्क्रिप्टिव को जितने भी टॉपिक्स है ऐसा, तो वो लिखने का और लिखने से पहले सोचने का तरीका जो है वो आपको सीखना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन में बांटते हैं, उसमें कैसे रिलेवेंट कोटेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिलेवेंट अप्रोचेस, इंडियन हिस्ट्री या ट्रेडिशनल कल्चर जो वैदिक कल्चर है, IBC है, या गुप्ता एज, मौर्जन एज, ये ऐसे इनमें से बहुत सारे जो स्क्रिप्चर्स है जिनका बहुत ज़्यादा वैल्यू है इंडियन सोसाइटी में, उनकी सर्वभवन्तु सुखिना, सर्वो सन्तु निरामया, ऐसे वसुधैव कुटुम्बकम, या फिर सामदान दंडभेद चाणक्य का जो प्रिंसिपल्स है, इन सभी को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जा सकता है, और कैसे डिफरेंट एंगल से एक ही टॉपिक को सोचना है, जैसे कि पॉलिटिकल, सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, और बाद में कैसे कंक्लूज़न को आपने नेशनल सिक्योरिटी के साथ इंडिया और इंडिया के इंटरेस्ट को आगे रखते हुए कैसे उसको कंक्लूड किया जाता है, वो आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए आप उसमें सोच सके कम से कम। और थोड़ा फास्ट भी रहना पड़ेगा, राइटिंग की स्पीड थोड़ा बढ़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि सोचने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको लिखने में खूब बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचेगा। तो और उसके बाद आएगा कि आपका इंटरव्यू स्टेज, जो कि सबसे अहम है, सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे रिक्रूटमेंट के दौरान। वही सिलेक्शन या रिजेक्शन को तय करता है ज़्यादातर। तो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मार्क्स के फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा आपको शायद। तो इंटरव्यू में
इसमें इंटरव्यू हमेशा से थे और हमेशा रहेगा भी, लेकिन इसका इंटरव्यू यूपीएससी या सिविल सर्विस से थोड़ा हटके ही होगा, थोड़ा अलग ही होगा। थोड़ा तो क्या, मैं बहुत ज़्यादा ही अलग होगा इस सेंस में कि यूपीएससी में आपको पूरे भारत में हर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी सरकार आए उसके अंडर काम करना पड़ेगा। वो राइट विंग है, सेंट्रिस्ट लिबरल है, लेफ्ट विंग है, कोई भी सरकार है, आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ेगा, चाहे वो सेंट्रल डेपुटेशन में हो या कि कोई स्टेट कैडर में हो आप, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, मेंस आंसर राइटिंग में भी और जो इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू स्टेज में भी। लेकिन इस जॉब में आपको ये हमेशा याद रखना होगा कि आईबी जैसे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज एक राइट विंग इंक्लाइंड इंस्टीट्यूशन है। तो आपका जो और अभी करंट सेंटर में जो गवर्नमेंट के अंडर आप काम करने वाले हो, तो वो भी एक राइट विंग पार्टी से है, रूलिंग पार्टी। सो आपका जो माइंडसेट है वो एक राइट विंग के अप्रोच से बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इंक्लाइन रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमें भी इंटरव्यू के पहले ही बता दिया गया था। कुछ शायद होंगे वो लोग पहले सिलेक्टेड, किसी को मालूम नहीं, क्योंकि वो तो अपना आइडेंटिटी या फिर कुछ भी रिवील नहीं करते, फेस आइडेंटिटी नाम कुछ भी रिवील नहीं करते। तो उन लोगों ने हमें सही बात कह दिया था। और आपको सतर्क रहना है हमेशा कुछ फर्जी इंस्टीट्यूट से जो आपको मिसगाइड करेगा, जैसे कि गुजरात का एक है टीचर जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, जाहिल निप्पिल हम सब लोग बुलाते थे, हज़ारों एस्पिरेंट्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कट गया था उसके पास। वो तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड किए थे, क्योंकि उसको खुद भी कुछ भी नहीं मालूम था। वो एक सिंपल इंग्लिश के टीचर थे, कुछ दिन ऑलिव बोर्ड वगैरह में टीचिंग किए थे, फिर अपना इंस्टीट्यूट खोलकर बैठ गए थे, लेकिन उसका खुद को भी कुछ मालूम नहीं था। ऐसे बहुत से फर्जी इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आपको उन सब के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। हमारे बार मैं और बहुत सारे लोग उसके चक्कर में कुछ पैसे गवा चुका हूँ, लेकिन हमारे बार एक सोर्स थे जो कि शायद हम लोग स्पेकुलेट करते थे कि पिछली बार सिलेक्टेड है, तो वो सर उस बार पहले टाइम के लिए कोचिंग दे रहे थे, और शायद कुछ अपने पार्टनर्स को भी उसके साथ जुड़े थे, स्पेशली मॉक इंटरव्यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा रूथलेस थे। तो वो अफोर्डेबल रेट था, एटलीस्ट उस टाइम के दौरान तो अफोर्डेबल रेट था, और ही वॉज वर्थ एवरी पेनी टू सम एक्सटेंट, क्योंकि वो फर्जी नहीं थे, वो फ्रॉड नहीं किए थे, जितने भी जो कुछ भी बताए थे वो ज़्यादा से ज़्यादा ठीक ही थे। अब हाँ, ये तो किसी के कंट्रोल में नहीं है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, कि इसमें बहुत से सरप्राइजिंग एलिमेंट है। इंटरव्यू के दौरान हम करीबन 1 साल जो प्रिपेयर किए थे, पहले PYQ जो थे, इंटरव्यू एक्सपीरियंस थे सारे कैंडिडेट्स के, जो इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स थे, उनसे बेस कर हम किए थे। जो IAS मैगजीन्स मंथली करंट अफेयर्स निकलते हैं ज़्यादातर इंस्टीट्यूट फ्री में, आपको उनके साइट्स में मिल जाएगा, विजन IAS, बाजीराम रावी, ऐसे सारे इंस्टीट्यूट निकलते हैं, तो फ्री ही रहता है और लगभग सारे इंस्टीट्यूट्स का। तो उसको पढ़ते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए। लेकिन हमारे बार जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस मुझे भी हुआ था, और मेरा जो सेंटर में था उस सेंटर में सारे लोगों का हुआ था, तो शायद एक ही बोर्ड कोलकाता के बाद नॉर्थ ईस्ट में भी गए थे। पहले 15 दिन के लगभग कोलकाता में इंटरव्यू शेड्यूल थे, और उसके बाद आखिर में 5-7 दिन वो गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट के में थे, वो सेमी बोर्ड शायद थे। तो उन लोगों ने तो ज़्यादातर वैसा कुछ फॉलो नहीं किया पुराना पैटर्न। वो लोग पॉलिटिकल क्वेश्चंस ही किए थे, और पॉलिटिकल आंसर्स भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे थे कि वो डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकली करेक्ट रहे, या फिर बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ अपने बायसनेस बोलिए, या फिर जो आप उन लोगों को सही लगता था, जो कि सही है भी शायद ज़्यादातर क्षेत्रों में, तो वो बोल दिया था। तो उन लोगों को वो सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो उन सभी कैंडिडेट्स को सरासर रिजेक्ट कर दिया गया था।
यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करके ह्यूमिलिएट करके निकाल दिया गया था। लेकिन जितने भी लोगों को पहले से मालूम था, ये फेंटेस्ट आइडिया था कि इनमें वो नहीं करना है, तो उनको वो लोग बहुत ही अच्छे से तारीफ़ किए थे। जैसे कि मेरा भी इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा एक्सेम्पलरी गया था। मेरा 1 साल का जो तैयारी था इंटरव्यू के लिए वो ज़्यादा काम में नहीं आया। लेकिन इंटरव्यू होने का जस्ट पिछले ही दिन रूटीन फॉलो करने के लिए कुछ नया देख चुका था मैं। कुछ राइट विंग यूट्यूबर्स हैं, उनके वीडियोस अपने स्टेट के रिलेटेड देख चुका था, और जितने भी क्वेश्चन आए थे 3-4 वो उन सब से ही किया गया था। मुझे क्यों पता नहीं, लेकिन तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा गया था मेरा इंटरव्यू। मैं इस बारे में तो कॉन्फिडेंट था कि मेरा जॉब लग जाएगा, क्योंकि जो 2 ही प्लेटफॉर्म में इंटरव्यू दिए थे, बहुत से इंटरव्यू दिए थे, वो उनमें से सारे में मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। और वो जो जेन्युइन टीचर के बारे में मैंने बताया, वो उन्होंने भी एक से ज़्यादा बार मुझे कह चुके थे कि मेरा निकल जाएगा ये एग्ज़ाम। तो मुझे बहुत से कॉन्फिडेंस थी पहले से ही। लेकिन इंटरव्यू बहुत ज़्यादा एग्जाम्पलरी गया था। लेकिन वो सब के बारे में आप बाद में भी सोच सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल तो आप ये जॉब कितने सीरियसली लेना है, कि कितना 27 एज लिमिट है। सो आप में से ज़्यादा लोग इसमें एलिजिबल भी नहीं होंगे शायद, क्योंकि ये ग्रुप सी जॉब है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है वो भी लेवल 7 का जॉब है, 4600 ग्रेड पे का। लेकिन वो भी कुछ ही दिन पहले तक भी वो एक ग्रुप सी जॉब था। लेकिन इस साल से CGL 2025 से एक नया पोस्ट CBDT में इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की। तो वो ग्रुप बी जॉब है, 4200 GP का है, लेवल 6 का है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के नीच में आता है, अंडर में आता है एक लेवल। तो रैंक में भी उसके नीचे आते हैं। तो वो ग्रुप भी है। आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ग्रुप सी कैसे रह सकता है, शायद इसीलिए कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, रिक्लासीफाई हुआ है ग्रुप। उनको ग्रुप बी अभी फ़िलहाल हाल ही में बना दिया गया है। लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी जैसे ग्रुप सी थे, तो ये IB ACIO 2 भी ग्रुप सी जॉब ही है। लेकिन हाँ, इनका पे स्केल ग्रुप बी का है, और इनमें प्रमोशन तो कुछ खास ज़्यादा नहीं है एग्जीक्यूटिव कैडर में, कम से कम। क्योंकि ACIO 1 तो चलो फिर भी आपको 3-4 साल में हो जाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा स्टैग्नेंट हो जाएगा। आप मान के चलिए 10 से 12 साल तक आपको ACIO 1 रहना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप बनेंगे DCIO। DCIO एक गेजेटेड पोस्ट है, तो DCIO से गेजेटेड पोस्ट चालू होता है, और DCIO से ही शायद जो लियासो है डिफरेंट कैडर में, DCIO टेक, DCIO एग्जीक्यूटिव, DCI मिनिस्टरियल, जितने भी कुछ पोस्ट है उनके इक्विवेलेंट, तो उनमें लियासो किया जाता है। लेकिन उनसे नीचे जो पोस्ट है, जैसे कि ACIO, ये एक इंस्पेक्टर इक्विवेलेंट का पोस्ट है। तो इनमें इसीलिए टायर 2 में ऐसे लिखने को पड़ता है, क्योंकि इनमें आपका जो जॉब प्रोफाइल है उनमें यही मेन काम है आपका, कि आपको ग्राउंड लेवल में जो भी इंटेल कलेक्ट किया करके दिया जाएगा, सिक्योरिटी असिस्टेंट, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर जो कि आपके नीचे काम करेगा, उन सब से, तो आपको वो सब कंपाइल करके एक एक्शनेबल इंटेलिजेंस या डेली रिपोर्ट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपको ऊपर भेजना पड़ेगा। तो इसीलिए आपसे ऐसे लिखवाया जाता है टायर 2 में, ये देखने के लिए कि आपका वो स्किल कितना ज़्यादा है, प्रेसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब स्किल कितना ज़्यादा है। लेकिन सिक्योरिटी असिस्टेंट जो कि सबसे ग्राउंड लेवल का पोस्ट है, जिसका काम होता है इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, उसमें कुछ खास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कि आपको लोकल डायलेक्ट आना चाहिए, और आप सिर्फ वो ही लोकल डायलेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं वही जोन में। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट पोस्टिंग ही मिलता है, क्योंकि आपको बाहर का तो डायलेक्ट पता नहीं चलेगा। तो उनमें सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, उसका डायलेक्ट भी स्पेसिफाई कर दिया जाता है। जैसे कि बंगाली का असमीज़ बंगाली, राजवंशी बंगाली, ऐसे क्लासीफाई कर दिया जाता है। तो उनमें ऐसे लिखना नहीं पड़ता टायर 2 में। ऐसे की जगह उनमें ट्रांसलेशन आता है, कि इंग्लिश से आपका जो लोकल रीजनल लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेशन, और लोकल रीजनल लैंग्वेज से इंग्लिश में
अब उसमें प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बराबर है, लेकिन 30 मार्क्स जो ऐसे का है वो उसके जगह और ट्रांसलेशन रहता है। शायद 30 मार्क्स ही होगा ऐसे के लिए। मुझे इतना अच्छे से याद तो नहीं अब, जितना दूर मालूम है। और लेकिन ACIO 2 में आपको ज़्यादा से पहले कुछ साल तो ज़रूर बाहर काम करना पड़ेगा। ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस कलेक्शन का काम आपका ज़्यादा नहीं है। चलिए, आप आज के लिए तो बहुत लंबा चल गया वीडियो, लेकिन आपको अगर प्रिपरेशन करना है और स्पेशली टायर 2 या इंटरव्यू के दौरान अगर आपको हेल्प चाहिए, तो मैं खुद भी कुछ हेल्प आपको करने के लिए आगे आ सकता हूँ, अगर मुझे टाइम या स्कोप मिला तो आपको अगर इस वीडियो का इंग्लिश वर्सन या फिर आगे का वर्सन कुछ जो लेफ्ट आउट पोर्शन है आज के वीडियो में नहीं मैं बता सकता अभी, तो बहुत ज़्यादा लंबा चल जाएगा उससे। तो वो सब चाहिए या फिर इंग्लिश या बंगाली लैंग्वेज में भी ये वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं ज़रूर। और अगर आपको आगे भी जुड़े रहना है, एक से बढ़कर एक टायर क्लियर क्वालिफाई करना है, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। तो मैं आपको जब स्कोप आएगा, जब मुझे टाइम मिलेगा, जब वो टाइम आएगा, तब मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि कैसे मुझसे जुड़ना है, कनेक्ट करना है और कैसे हेल्प लेना है। तो आप ज़रूर बताइएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।